अब हम लोग देखते हैं सेम रिवीजन पेपर का पार्ट बी, एंड पार्ट बी कंटेंस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो आपके पार्ट बी में आएंगे। और इसका क्वेश्चन नंबर 10 आपने इसके पहले के दोनों पार्ट देखे, उसमें पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 6 था, और उसके बाद में 6 का हाफ पार्ट और अप टू क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको पार्ट 2 में थे। उसके आगे के क्वेश्चंस आप इसमें देखेंगे। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासीफाई डिविडेंड पेड बाय द फॉलोइंग कंपनीज। अब सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में क्लियर करिए कि डिविडेंड पेड, डिविडेंड आप किसको पे करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं हम अपने शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स कौन है? जिन्होंने हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, यानी वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया जब आप डिविडेंड पे कर रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये कहता है अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासीफाई डिविडेंड पेड बाय द फॉलोइंग कंपनीज। तो ये जो भी कंपनीज हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, फाइनेंसिंग कंपनी हो, ट्रेडिंग कंपनी हो या सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी हो, ये सभी जो अपना डिविडेंड पे करती हैं वो अपने ओनर्स को ही पे करती हैं, यानी कैपिटल के अगेंस्ट में ही पे होता है। तो इस सभी के लिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं? फाइनेंसिंग कंपनी के केस में। लेकिन आप सोचिए ना, फाइनेंसिंग कंपनी के भी जो शेयर कैपिटल है उसी के अगेंस्ट में तो ये लोग डिविडेंड पे करेंगे। तो इवन फाइनेंसिंग कंपनी के केस में भी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा। तो इसका आंसर यही है, और ये सारा कुछ इसका थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। और अल्टीमेटली इट गोज़ टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और इसने इन्फॉर्मेशन दी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, 31 मार्च 2021 का और 31 मार्च 2020 का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 200% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, 175% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज़ 5 lakhs, है ना। तो इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज इसने बेस कराया है किस पे? रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज़ गिवन, है ना। तो ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल आएगा। देन अदर एक्सपेंसेस 5% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जब आपका पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट हो गया, ऑन दैट बेसिस 5% यू कैन कैलकुलेट अदर एक्सपेंसेस। देन रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसको जो सॉल्व किया है तो आप इसको देखें कैसे सॉल्व होगा इन केस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आप कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे परसेंटेज निकालते हैं। तो इसके केस में ये आपका सीन इसका बनता है। दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इट कम्स 5,25,000 प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर में 10 लाख रुपीज़, है ना। और इनका जो एब्सोल्यूट चेंज है 4,75,000, फिर इसका परसेंटेज निकाल देंगे कि 4,75,000 अपॉन 525 इंटू 100। लाइकवाइज कास्ट ऑफ मटेरियल इज गिवन इन योर क्वेश्चन 3 लाख एंड 5 लाख। दिस डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है और प्रेजेंटेशन हमको सही करना है। अब ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, और आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे? 5,25,000 माइनस 326,250, यानी इसी स्टेज पे ये भी होगा, और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेज आ जाता है और आप इसका डिफरेंस निकालते हैं, और ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देन मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आपके ये परसेंटेज आ जाते हैं। अब जो भी ये प्रॉफिट है, टैक्स रेट कितना दिया था? 50%। सो इसका हाफ कर देंगे आप, तो वो 50% हो जाता है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट वन इज next question is your cash flow statement. So from cash flow statement, इसी का जो और वाला पार्ट है वो पहले अच्छा देख लो। इसमें इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का जो दूसरा पार्ट है, इसमें बताया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अकाउंट्स ऑफ गुरु लिमिटेड प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट। अभी आपने जो देखा था दैट वाज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और इसी का या फिर आप चॉइस करेंगे तो कॉमन साइज स्टेटमेंट, और इसकी इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली।
यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड, ये पूरा इसका डिटेल दे रखा है। और कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट के टोटल को 100 मानते हैं और उसी के प्रोपोर्शन पे हम बाकी उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका परसेंटेज निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्व किया है वो आप देखें। दिस इज कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो शेयर कैपिटल, इनकी जो भी शेयर कैपिटल है, और रिजर्वेशन सरप्लस, ट्रेड पेबल्स, ये सब दिए हुए हैं लाइबिलिटीज़ के, इनका ये टोटल आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर के केस में 6 लाख इज इक्वल टू 100 है ना, इसको क्या मानते हैं, बैलेंस शीट के टोटल को 100। तो जब 100 हमारा 6 लाख है तो 4 लाख क्या होगा, 1,20,000 का परसेंटेज क्या होगा, 80,000 क्या होगा परसेंटेज, ये आप निकाल लेते हैं कॉमन साइज़ के केस में। तो इसका हो जाता है देन 2021 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपीज़ इज़ 100, तो 5 लाख कितना है ना, 1,60,000 कितना, 1,40,000 कितना, इस तरीके से आप निकालते हैं। एसेट्स के केस में भी आपको सेम प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है। और यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड, ये सारा कुछ आप कर लेते हैं। और इसके बाद सेम केस 6 लाख इज इक्वल टू 100, देन 2,40,000 इज़ 40%, 6 लाख 10%, ऐसे करके आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बड़ा इजी है और इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इस पर आपको ध्यान देना है, ये कैश फ्लो से आपका रिलेटेड है। और यहाँ कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इसने केवल 2 एक्टिविटीज़ आपकी पूछी हैं, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग। इसने हमको सरप्लस दिया है, पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसने हमको सरप्लस का क्या दिया है, लास्ट ईयर का है 2,50,000, करंट ईयर में इट इज़ 10 lakhs। तो आखिर सरप्लस हमारा लास्ट ईयर इतना और करंट ईयर इतना, यानी ड्यूरिंग द करंट ईयर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज ट्रांसफर्ड टू इज योर सरप्लस, और दैट सरप्लस इज कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट देखें, प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स का इसमें फिगर क्या दी है, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है 75,000, क्लोजिंग बैलेंस 75,000। एक इसमें फिगर आपको नीचे एडजस्टमेंट में देखिए, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 75,000। तो इसको आप अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर कुछ कन्फ्यूज़न है। अदरवाइज़ आप क्या करते हैं इस केस में, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है प्रोविजन फॉर टैक्स के केस में, इसको जनरली हम ये मान के चलते हैं, अगर हमको टैक्स पेड नहीं दिया है कि दैट वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, और जो ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रोविज़न कर रखा है दैट इज़ रिलेटेड टू योर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस में हमने वो अमाउंट प्रोवाइड कर रखी है, कौन सी अमाउंट, जो हमने करंट ईयर में टैक्स का प्रोविज़न बनाया है। तो जो भी प्रोविज़न आपका करंट ईयर का है दैट इज़ टू बी एडेड बैक है ना, और जो टैक्स पेड है इसको हम लास्ट में आकर के माइनस करते हैं। इसकी ये हमारी प्रैक्टिस होती है। और आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो बराबर दिमाग में रखोगे कि हम लोगों को केवल कैश का पार्ट देखना है, जहाँ कहीं भी कैश इन्वॉल्व है दैट इज़ टू बी कंसीडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल, ये आपका मैटर हो गया जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो टैक्स ट्रेड पेबल यानी योर क्रेडिटर्स, ये सब के ये किस कैटेगरी में है, हमारा करंट लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में, और करंट लाइबिलिटीज़ किस में आता है, वर्किंग कैपिटल में। तो आप इसको वहाँ पे कंसीडर करोगे। लाइकवाइज करंट एसेट्स का भी यही करोगे आप, एडलेस देखेंगे। फिक्स्ड एसेट्स, तो हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं टेंजिबल, इनका इसने ओपनिंग बैलेंस दिया है 21,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस इतना दे रखा है। इसके साथ में एक एडजस्टमेंट है कि मशीनरी हैविंग ए नेट बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख। ध्यान रखना, नेट बुक वैल्यू मीन्स वैल्यू आफ्टर डिप्रिशिएशन है ना, तो वो हमारी 1 लाख है, और डिप्रिशिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन इज 1,62,500, इट वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20,000। तो इसको आपको वर्किंग करनी है और देखना है इसको हमें कैसे दिखाना है। एक बात और आप ध्यान दें कि जब हमारी फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं उसके साथ में अगर एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन हमारा बैलेंस शीट में है तो इट सिंपली सिग्निफाइज दैट एसेट्स आर सोन एट इट्स कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आप तभी डिप्रिशिएशन को बैलेंस शीट में आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन के केस में अगर आपको लास्ट ईयर 11th का याद हो तो जब हम प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन अकाउंट बनाते थे तो इसमें हम डिप्रिशिएशन को एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन या प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन में ही ट्रांसफ़र करते थे। इट इज़ नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर टू योर एसेट अकाउंट।
है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री कुछ अलग होती थी। इसमें हम जनरल एंट्री पास करते थे कि डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम जनरल एंट्री पास करते हैं डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो जिस केस में आप करते हैं डेप्रीशिएशन डेबिट टू एसेट अकाउंट, इट मीन्स that much amount of depreciation is deducted from your asset. So in that case, in balance sheet, the given asset is shown at book value, means WDV, यानी written down value, means value after depreciation. But if amount of depreciation is transferred to provision for depreciation account, it means amount of depreciation is not transferred to your asset account and a separate account named provision for depreciation account, और उसमें आपने करंट ईयर की डेप्रीशिएशन को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये फंडामेंटल बेसिक ज़रूर आप दिमाग में रखेंगे, अदरवाइज़ आप इस एसेट के अकाउंट में गलती कर दोगे। तो देखिए इसको कैसे किया है और आप ध्यान दें इस पर। इसमें पहले हम लोग ये वर्किंग ही देख लेते हैं, इसके बाद आपको ऊपर दिखा देते हैं। इसमें हमने जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया है, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट का एक बार इसमें देखिए ध्यान से। फिक्स्ड एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 21,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 23,30,000, यानी दीज एसेट्स आर सोन एट इट्स कॉस्ट प्राइस, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन इसके बाद में हमको दे रखा है। तो ये दोनों ही अकाउंट हमको बनाने होंगे और आप देखें कैसे बनाया गया है। ओपनिंग बैलेंस आपने ट्रांसफ़र किया, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ गया 23,30,000, और बैंक ये देखो कैसे आ रहा है कि हमने जो जो एसेट हमने सेल की है, इसका इसने बताया था कि नेट बुक वैल्यू इज़ ₹1,00,000, यानी वैल्यू आफ्टर डेप्रीशिएशन इज़ 1,00,000 एंड इट इज़ सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20,000। तो आखिर हमको कितना पैसा मिला, बैंक में कितना जाएगा 80,000, और आप इसी 80,000 से कंसर्न होंगे कैश फ्लो के केस में। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन इस पर हमारी कितनी हुई, दैट एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन रिलेट्स टू 1,62,500, और लॉस ऑन सेल हमारा 20,000। तो इस तरीके से आपने ये वैल्यूज़ इसमें लिख दी हैं। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन जो कि हमने एसेट सेल की है, दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट नीचे, है ना। तो इसका आपने टोटल किया, जो डिफरेंस आया ये क्या हुआ, हमने ड्यूरिंग द ईयर जो एसेट परचेज की उसकी वैल्यू आ गई, इट अमाउंट्स टू ₹4,67,500। नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन के अकाउंट के बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। लास्ट लाइन देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन लास्ट ईयर हमारा ओपनिंग बैलेंस 10,62,500 एंड क्लोजिंग इज 11,00,000। तो ये आपने पहले इस एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट में लिख दिया ओपनिंग बैलेंस, चूँकि इसका बैलेंस क्रेडिट होता है तो ओपनिंग बैलेंस इधर आ गया और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ गया। करंट ईयर में जो आपने एसेट सेल की और उस पर जो डेप्रीशिएशन हुई थी अब तक एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, वो आपको यहाँ से भी हटानी होगी, दैट अमाउंट्स टू ₹1,62,500। अब इसको आप अगर थोड़ा कंसेप्ट से समझें तो सीधा है कि फिक्स्ड एसेट्स आर सोन एट इट्स कॉस्ट प्राइस, और आपने इसमें जो एसेट सेल की उसकी पूरी कॉस्ट वाला पार्ट हटा दिया है ना, क्योंकि बुक वैल्यू उसकी बताई थी 1,00,000, वो आपने पूरा हटा दिया 1,00,000 कैसे, 80,000 हमको सेल प्राइस मिला और 20,000 हमको लॉस हुआ। उसके बाद जो अब तक की डेप्रीशिएशन थी 1,62,500, ये हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये आपका पूरा ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। तो करंट ईयर की डेप्रीशिएशन हमको मालूम हो जाती है, दैट इज़ 2,00,000 रुपीज़, और यही आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में शो करेंगे, बिकॉज करंट ईयर डेप्रीशिएशन इज़ नॉन कैश आइटम एंड इट इज़ टू बी सोन इन योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये इसकी वर्किंग थी। अब आप ध्यान दीजिए, अब इसमें आप देखिए कैश फ्लो में पूरा प्रेजेंटेशन कैसे हुआ है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब इसको देखिए ध्यान से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो जो डिफरेंस था हम लोगों की स्टार्टिंग में बात हुई थी 10,00,000 और 2,50,000, 7,50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, इट अमाउंट्स टू ₹75,000। डेप्रीशिएशन करंट ईयर की 2,00,000, लॉस ऑन सेल 20,000। तो ये सारे आइटम वो हैं जो हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं, और इसमें आइटम कौन कौन से, जिसमें कैश का फ्लो इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें कैश नहीं होती, और जो अमाउंट आपने केवल प्रोवाइड की है आपके पास से उसका कोई भी फ्लो नहीं हुआ है, और जो हमारे ऑपरेशन से रिलेट नहीं करती। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स, द अमाउंट इज सिंपली प्रोवाइडेड, और पेमेंट वाला जो है वो हम लास्ट में माइनस करते हैं। और डेप्रीशिएशन, इट इज़ ऑल्सो नॉन कैश आइटम, तो ये हमने सारे जोड़ दिए और इतना आता है।
अब आ जाता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, है ना। और इसके बाद फिर आप वर्किंग कैपिटल चेंज की पोजीशन देखते हैं कि अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है या करंट एसेट डिक्रीज़ कर रही है तो आप उसको जोड़ते हैं। तो ट्रेड पेबल्स ये हमारा 2,75,000 लेस क्या हो रहा है कि करंट लायबिलिटी हमारी माइनस डिक्रीज़ हो या फिर करंट एसेट इंक्रीज़ हो, तो उस केस में हम इसको लेस करते हैं। तो ऐसा करके हमारा 11,70,000 आ जाता है। टैक्स पे किया है आपने 75,000, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज़ 10,95,000, है ना। फिर इसके बाद इसने दूसरा पूछा है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यानी रिलेटेड टू योर फिक्स्ड एसेट्स। तो इसमें सेल ऑफ एसेट आपने किया 80,000 का, परचेज ऑफ एसेट आपने किया 4,67,500 का, जो कि आपने ऊपर देखा मशीनरी अकाउंट में, फिक्स्ड एसेट अकाउंट में कि 4,67,500 ये आपका आउटफ्लो हुआ। तो नेट आपका क्या आ जाता है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इज़ 3,87,500। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग खूब इसको ध्यान से देखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि पहले आप क्वेश्चन पेपर से जो आपको हमने दिखाया था इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी एंड पे सॉल्व करिए। फिर अगर इसमें आप बाद में आंसर को मैच करिए कि आपने सही ढंग से इसको किया है कि नहीं किया है। तो इसमें बस ऐसे ही है बेटा, इसमें आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और इसमें कोई भी क्वेश्चंस आपके हों तो आप हमको कमेंट कर सकते हो और हम आपको वो सॉल्व करके या उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस करते हुए आपको उसका हम आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। और आपको अगर ये ठीक लगता हो ये प्रैक्टिस तो इसको आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, ओके।